तो नमस्कार। आज हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चन, जो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद क्या है? तो बोलेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों में एकता जगाती है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों में एकता जगाती है, लोगों को एकजुट करती है, लोगों को एक साथ रहने की प्रेरणा देती है कि हम सभी भारतीय एक साथ रहें। ठीक है, ये राष्ट्रवाद के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों में एकता जगाती है, लोगों को एक साथ रखती है, लोगों को एकजुट रखती है। ठीक है, लोगों को प्यार में बांध कर रखती है। ये कौन है? राष्ट्रवादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? तो कहेंगे लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन या प्रतिपादन किसने किया था? तो आप कहेंगे लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव भी आपका हो जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो बोलेंगे लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इससे जो है उसे सैनिक शक्ति की मदद मिली थी। किसकी मदद मिली थी? सैनिक शक्ति की मदद मिली थी, जिससे वह जर्मनी का एकीकरण कर पाया। क्या बोलेंगे? लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था, इससे उसे सैनिक सहायता मिली थी, जिससे वह जर्मनी का एकीकरण पूरा कर पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मेटरनिक कौन था? या पूछे मेटरनिक युग क्या था? ठीक है, मेटरनिक कौन था या मेटरनिक युग क्या था? ये कुछ ही क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से लिखेंगे मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या लिखेंगे पहले लाइन में? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। नेपोलियन के पतन के बाद, किसके पतन के बाद? ध्यान से मेरी बात सुनिए, किसके पतन के बाद? मेटरनिक के पतन के बाद 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? 1815 से लेकर 1848 तक के जो युग था, उस युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, एक बार और समझिए। बोलेंगे मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। नेपोलियन के पतन के बाद, किसके पतन के बाद? नेपोलियन के पतन के बाद 1815 से 1848 तक का जो युग था, उसी युग को कौन युग कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी का एकीकरण जो हो रहा था, यानी एकीकरण माने होता है जोड़ना। जर्मनी को जब जोड़ा जा रहा था तो उस समय समस्या क्या थी, उस समय बाधाएं क्या क्या थी? तो ध्यान से समझिए। तो पहला आंसर लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। आंसर में कैसे लिखेंगे? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, 300 से भी अधिक छोटे बड़े राज्य में विभाजन था। पहला क्या क्या लिखेंगे? 300 छोटे बड़े राज्य। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा लिखेंगे, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, यानी जर्मनी में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोग अपने देश से ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे, इसलिए दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रेलिया जो था बहुत ही खतरनाक देश था। ठीक है, वो बार बार इसको टॉर्चर करता था, बार बार आकर जो डिस्टर्ब करता था, यानी एकीकरण नहीं होने दे रहा था, यानी आपस में जुड़ने नहीं दे रहा था। ठीक है, तो कौन था वो? ऑस्ट्रेलिया था, बहुत खचरा था ये। तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक का जो नीति था ना, नियम था, साला बड़ी खतरनाक था। तो लिखेंगे मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिक की प्रतिक्रिया नीतिवादी। समझिए क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है आपको, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तब बोलेंगे जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या बोलेंगे? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला क्या था? 300 छोटे बड़े राज्य। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? 300 छोटे बड़े राज्य। और दूसरा लिखेंगे राष्ट्रवाद की एकता का अभाव, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया की हस्तक्षेप। और चौथा है मेटरनिक की प्रतिक्रिया नीतिवादी, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गैरीवाल्डी कौन था? गैरीवाल्डी कौन था, अथवा गैरीवाल्डी के कार्यों को लिखे। क्वेश्चन है गैरीवाल्डी कौन था या गैरीवाल्डी के कार्यों को लिखे। ठीक है, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, समझिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या लिखेंगे? गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या बोलेंगे? गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। उन्होंने युवाओं का एक सशक्त यानी सशस्त्र सेना बनाया।
गैरिबाल्डी ने युवाओं का क्या बनाया, एक सेना बनाया जिसे लाल कुर्ती कहा जाता था। कौन कुर्ती, जिसे लाल कुर्ती कहा जाता था। और सभी सेनाओं को कहाँ ले गया, सिसिली और नेपल्स पे ले गया। कहाँ ले गया, सिसिली और नेपल्स पे ले जाके आक्रमण किया। सिसिली और नेपल्स पे आक्रमण करने का तो सिसिली और नेपल्स को क्या कर लिया, जीत लिया। क्या कर लिया, जीत लिया। और जीते हुए क्षेत्र को, जितने भी वो क्षेत्र को जीते हुए थे, कौन, गैरिबाल्डी, उस सभी क्षेत्र को बिना किसी समझौता के, बिना किसी संधि के वह विक्टर इमैनुअल को दे दिया। किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। देखिए गैरिबाल्डी कितने अच्छे लोग थे, बिना किसी से बात किए, बिना उससे बात किए, ठीक है, किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। और उसका तो अपनी सारी संपत्ति, यानी जितने भी गैरिबाल्डी के पास संपत्ति था वो सारी संपत्ति देश को दान कर दिया। किसको दान कर दिया, देश को दान कर दिया, यानी देश को दे दिया, यानी देश के नाम कर दिया अपनी सारी संपत्ति। उसका एक किसान के तरह यानी साधारण जीवन वो जीने लगा। वो कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे विचार के लोग थे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए क्या बोलेंगे। पहले गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या बोलेंगे, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। ठीक है, उन्होंने युवाओं का क्या बनाया, एक सेना बनाया जिससे लाल कुर्ती कहा जाता था। उस सेना को ले गया सिसिली और नेपल्स पे, फिर सिसिली और नेपल्स को क्या जीत लिया। और जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के, बिना किसी बातचीत के वो किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, यानी उसको दे दिया कि तुम इसको संभालो। उसके बाद गैरिबाल्डी के पास जितने भी संपत्ति थे सारी संपत्ति को देश का नाम कर दिया, देश को दे दिया और एक किसान के तरह जिंदगी को जीने लगा, किसान के तरह जीवन को जीने लगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अच्छे विचार के लोग थे, ऐसा आज लोग जो है शायद ही मिलेंगे। ठीक है, यही गैरिबाल्डी का कारज था, यही गैरिबाल्डी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समाजवाद क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, समाजवाद क्या है, तो समझिए ध्यान से, समाजवाद क्या है। तो बोलेंगे समाजवाद जो है एक विचारधारा है। क्या बोलेंगे, समाजवाद क्या है, एक भावना है, एक विचारधारा है, जिससे क्या होता है, जिसमें लोग क्या करता है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करता है। शोषण मुक्त माने कि कोई भी लोग जो है ना, यानी समाज पे आके शोषण नहीं करेगा, आपके समाज के लोगों को दबाव नहीं देगा। ठीक है, अगर आपके अंदर समाजवाद रहेगा तो समाज में जितने भी लोग हैं उसको आप अच्छे दृष्टि से देखेंगे। आपके समाज में आके कोई बाहर का लोग आके क्या कर दबाव नहीं देगा। ठीक है, तो समाजवाद का मतलब होता है कि समाज को शोषण से मुक्त रखना, यानी कोई इस पर जो दबाव नहीं बनावे। ठीक है, समाज पर कोई आके दबाव नहीं बनावे, नहीं कहे कि तुमको ये करना होगा, वो करना पड़ेगा, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर समाजवाद है तो समाज की भावना है तो आप सभी समाज को मिलजुला के रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को लिखें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण, रूस में जो क्रांति हुआ, रूस में जो झगड़ा लड़ा हुआ, उसका कोई दो कारण बताइए। तब बोलेंगे रूस की क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है। क्या बोलेंगे, रूस की क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है जार की निरंकुशता। पहला क्या कारण है, जार की निरंकुशता। तो इसमें लिखेंगे डैश देख लिखेंगे, जार एक निरंकुश राजा था। निरंकुश कहा जाता है अत्याचारी को। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जार एक अत्याचारी राजा था। जार एक अत्याचारी राजा था। ठीक है, वो अपने सुख सुविधा में लगा रहता था, हमेशा वो अपने सुख सुविधा में लगा रहता था। अपने सुख सुविधा में अपनी पत्नी को इधर से उधर करना, पत्नी को घुमाना, पत्नी में हमेशा जो वो लेबझार रहता था, यानी कि बंधा हुआ रहता था। ठीक है, उसे देश की जनता का कोई चिंता नहीं था, देश का जनता होता उसका कोई चिंता उसको नहीं था। वो अपने सिर्फ कामों में, अपने पत्नी के काम में, अपनी पत्नी के इधर उधर में वो फंसल रहता था। ठीक है, और देश की कोई उसको चिंता नहीं थी। देश का जनता भूख से मर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका कोई चिंता उसको नहीं था। ठीक है, जिसके कारण जो है सभी जनता लोगों ने क्या किया, क्रांति किया। अच्छा, दूसरा पॉइंट है मजदूर की खराब स्थिति। तो बोलेंगे इसमें क्या लिखेंगे, समझिए। लिखेंगे कि रूस की जो मजदूर था उसका खराब स्थिति था। खराब स्थिति कैसे, तो समझिए। तो रूस के मजदूर से काम अधिक लिया जाता था, और बदले में पैसा बहुत कम दिया जाता था। इससे काम, मजदूर से काम अधिक लिया जाता था मगर बदले में पैसा बहुत कम दिया जाता था। और मांगने पर, अगर मांगता था तो मांगने पर इसे मारा पीटा भी जाता था। ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या किया, क्रांति किया, जिसको क्या कहते हैं, रूसी क्रांति। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 8 क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग, ध्यान से समझिए। तो कहेंगे वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या बोलेंगे, वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, तो उस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कौन वर्ग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। इस वर्ग के पास बुनियादी चीज़ों का अभाव होता है। क्या बोलेंगे, इस लोगों के पास, ठीक है, इस वर्ग के पास जो है बुनियादी चीज़ों का अभाव होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब का इसके पास अभाव होता है। ठीक है, तो इस वर्ग के लोग को क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। एक बार समझ लीजिए, कहेंगे सर्वहारा वर्ग उस वर्ग के लोग को कहते हैं जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो। ठीक है, इन लोगों के पास बुनियादी चीज़ों का अभाव होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब चीज़ का क्या होता है, अभाव होता है।
अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध, देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आता होगा। शीत युद्ध, शीत माने ठंडा, युद्ध माने झगड़ा लड़ाई मारपीट मारकाट, ठीक है। तो ठंडा युद्ध, तब बोलेंगे वह युद्ध, ठीक है, जो वाक्य के द्वारा लड़ा जाता हो। वह युद्ध जो प्रत्यक्ष युद्ध न होकर, यानी प्रत्यक्ष माने क्या, भाला गरासा बम से युद्ध न होकर वाक्य के द्वारा यानी बोल के, यानी एक दूसरे को बोल के नीचा दिखाना, ठीक है, झगड़ा करना, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। क्या बोलेंगे, वह युद्ध जिसमें भाला गरासा बम का प्रयोग नहीं करके बातों के द्वारा यानी वाक्य के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन सही समझिए। तब बोलेंगे खूनी रविवार यह रूस देश की घटना है। क्या बोलेंगे, खूनी रविवार यह रूस देश की घटना है जो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। क्या बोलेंगे, खूनी रविवार यह रूस देश की घटना है। कहाँ की घटना है, यह रूस देश की घटना है जो 9 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है। वहाँ के जनता किसान मजदूर सभी लोगों ने एक जुलूस निकाला था, ठीक है। क्या निकाला था, जुलूस निकाला था। और जुलूस निकाल के सभी लोग जो राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग, राजा का जो महल था उसका नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग महल, सब जो है जुलूस बना के एक सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था, यानी राजा के महल की ओर जा रहा था, ठीक है। और सभी लोग जुलूस में नारा लगा रहे थे, छोटे भगवान मुझे रोटी दो। क्या दो, छोटे भगवान मुझे रोटी दो। और यह नारा लगाते लगाते यानी राजा का जो महल है वहाँ महल सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद राजा के आदेश से, किसके आदेश से, राजा के आदेश से राजा के सैनिकों ने इस जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाया। किस पर, ये जो किसान मजदूर का जो जुलूस है उस मजदूर पर जो है, उस जुलूस पर जो है अंग्रेज कहते हैं आपका जो वहाँ का राजा था, ठीक है, उसके आदेश से उसका जो सैनिक है वो क्या किया, अंधाधुंध गोलियां बरसाया। गोलियां बरसाने से जुलूस के जो लोग थे, जुलूस में जो लोग थे वो हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हो गया। उसका जो वहाँ का जो खून धरती था वो धरती जो है ना खून से लाले लाल हो गया, खून से लाले लाल हो गया। इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता। उस दिन रूसी कैलेंडर के अनुसार से रविवार का दिन था। जिस दिन ये घटना हुआ था तो रूस का जो कैलेंडर था उस कैलेंडर के अनुसार से रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। एक बार और समझ लीजिए खूनी रविवार क्या है। तो बोलेंगे खूनी रविवार यह रूस देश की घटना है जो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। क्या बोलेंगे, खूनी रविवार यह रूस देश की घटना है जो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। वहाँ के जनता किसान मजदूर सभी लोगों ने एक जुलूस निकाला और उस जुलूस में नारा लगा रहे थे, छोटे भगवान मुझे रोटी दो। और यह नारा लगाते लगाते राजा की महल सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद राजा के आदेश से राजा के सैनिकों ने उस जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां चलाया, जिससे हजारों लोग मारा गया और हजारों लोग घायल हो गया। धरती खून से लाले लाल हो गया। उस दिन रूसी कैलेंडर के अनुसार से रविवार का दिन था। कौन सा दिन था, रविवार का दिन था। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, समझिए। कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। तब बोलेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्या बोलेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बोलेंगे जर्मनी में, ठीक है। अब पूछेगा कौन परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में। यहूदी परिवार, कौन परिवार में जी, यहूदी परिवार में। उसके बाद पूछेगा आपको कि दुनिया के सभी मजदूर एक हो, इसका नारा किसने दिया था, तो कौन दिया था, कार्ल मार्क्स दिया था। दुनिया के सभी मजदूर एक हो यानी एकजुट हो जाओ, इसका नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। उसका देख पूछेगा दास कैपिटल, दास कैपिटल किसने लिखा है, तो दास कैपिटल भी किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने। पूछेगा दास कैपिटल किसने लिखा तो कार्ल मार्क्स। बोले पूछेगा आपसे कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ, तो 1867 में। कब हुआ था, 1867 में। और उसके बाद पूछेगा आपको कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को। तो कई को ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। तो समझिए पहले क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बोलेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्या बोलेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। कौन परिवार में होता, यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने दुनिया के सभी मजदूर को एक हो का नारा दिया। कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया के सभी मजदूर को एक हो जाओ यानी एकजुट हो जाओ इसका नारा दिया, ठीक है। उन्होंने दास कैपिटल एक किताब लिखे थे। कौन किताब लिखे थे, दास कैपिटल, ठीक है, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी है दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है, ठीक है। यदि समझ याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक बार इसको अपने से उतार लीजिएगा, जो हम लेते हैं इसको आप जो है सुन के इसको अपने कॉपी पर उतार के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। देखिए जब रूस में क्रांति नहीं हुआ था तो उससे पहले रूस के किसान की स्थिति कैसी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो बोलेंगे कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्या बोलेंगे, क्रांति से पूर्व, पूर्व माने पहले, यानी झगड़ा से पहले रूस के जो किसान था उसका स्थिति कैसा था। तब बोलेंगे क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी।
ठीक है, वहाँ के किसान को जो है वहाँ का सरकार जो है टैक्स का बोझ लाद दिया, जिसके कारण उसका स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। ठीक है, मगर जब वहाँ क्रांति हुआ तो वहाँ जब झगड़ा लगा हुआ क्रांति हुआ, तो क्रांति के बाद जाके इसका स्थिति क्या हुआ, यानी वहाँ किसान की स्थिति सुधरा, यानी उसके स्थिति में परिवर्तन आया, कुछ बदलाव आया, अच्छा हुआ। ठीक है, मगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रांति से पहले कैसी थी, तो बोलेंगे रूसी क्रांति से पहले किसान की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहाँ के सरकार के द्वारा उसको टैक्स का बोझ लाद दिया गया था, जिसके कारण उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मगर जब क्रांति हुआ, क्रांति के बाद रूस का किसान की स्थिति बदला, अच्छा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग, मार्ग माने रास्ता, तो पूछ रहा हो ची मिन्ह मार्ग यानी हो ची का जो रास्ता था वो किस तरह का था, उसके बारे में बताइए। तब बोलेंगे कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, देखिए लिख दिए हैं हम, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। देखिए वो जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाता है समझिए। तब बोलेंगे हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, हो ची मिन्ह मार्ग, क्या बोलेंगे, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है, दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इस सड़क में हजारों पक्की और कच्ची सड़क आके मिलती है। ये जो हो ची मिन्ह मार्ग है, हो ची मिन्ह मार्ग रास्ता है, इस रास्ते पर हजारों कच्ची और पक्की सड़क आके मिली है। कहो जी, हजारों पक्की और हजारों नहीं लिखेगा, 100 लिखेगा, सैकड़ों पक्की और सड़कें आके क्या की है, मिली हुई है। ठीक है, इस मार्ग पर यानी इस रास्ता पर अमेरिका ने सैकड़ों बार बमबारी किया है। क्या बोलेंगे, इस मार्ग पर अमेरिका ने, कौन, अमेरिका ने सैकड़ों बार बमबारी किया है, माने कि बम गिराया है, और बम गिरा के रोड को तोड़ने की कोशिश किया है, तोड़ भी दिया है। ठीक है, मगर बार बार जो है वियतनाम के लोग जो है इसको क्या करवा लेते थे, मरम्मत करवा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद काफ़ी बार जो है इसको परेशान करने के बाद जब उसको लगा कि अब नहीं होने वाला है, तो अमेरिका क्या कर लिया, वापस चला गया, हार मान गया। ठीक है, अमेरिका जो इस पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, मगर ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या बोलेंगे कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, कहाँ से चलकर, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है, जहाँ पर सैकड़ों सड़कें जो है कच्ची और पक्की सड़क आके मिली हुई है। ठीक है, अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी किया है, यानी इसे तोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन बार बार जो है वियतनाम इसे मरम्मत करवा लेते थे, ठीक करवा लेते थे। अंत में अमेरिका क्या हुआ, इससे जो है हार के जो है क्या कर लिया, वापस चला गया। अब अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? ध्यान समझिए, क्वेश्चन आपका जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ, समझिए। तो कहेंगे जेनेवा समझौता 1954 में हुआ। जेनेवा समझौता क्या हुआ, जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। क्या बोलेंगे, जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है माइली गांव हत्याकांड का परिचय दे, यानी माइली गांव में जो हत्याकांड हुआ था उसका परिचय दीजिए। तब बोलेंगे माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है। क्या बोलेंगे, माइली गांव दक्षिणी वियतनाम में एक गांव है, जिसे अमेरिका के सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया। अमेरिका के सैनिकों ने क्या कर लिया, पूरे गांव को घेर लिया, और घेरने के बाद पूरे युवाओं को, यानी पूरे मर्द को, जितने भी वहाँ मर्द थे, पुरुष थे, सभी पुरुष को जो है ना बंधक बना लिया, यानी कि क्या कर लिया, बांध दिया। उसके बाद पूरे पुरुष को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया। वहाँ के पुरुष को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया, और औरतों और लड़कियों को बांध दिया। क्या कर दिया, बांध दिया। और बांधने के बाद कई दिनों तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या किया, सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद जो फिर भी उसको मारने के बाद, बलात्कार करने के बाद क्या कर दिया, उसको जला दिया। जला देने का लाशों के बीच में दबा एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया। किसके बीच में, लाशों के बीच में दबा बूढ़ा व्यक्ति एक बच गया, जिन्होंने इस घटना का, यानी वहाँ जो घटना हुआ था उस घटना का क्या खुलासा किया। उसके बाद जो है अमेरिका का बुराई जो पूरी दुनिया में फैल गया। समझ में आ गया, ये थी माइली गाँव की घटना। फिर समझिए, बोलेंगे कि माइली गाँव दक्षिणी वियतनाम में एक गाँव है। माइली गाँव दक्षिणी वियतनाम में एक गाँव है, जहाँ अमेरिका के सैनिकों ने इस पूरे गाँव को क्या कर लिया, घेर लिया, और पुरुषों को क्या कर दिया, बांध के जिंदा जला दिया, और औरतों और लड़कियों के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद उसे मन भरने का क्या कर लिया, उसको भी जला दिया। जला देने के बाद लाशों के बीच में दबा एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया, जिन्होंने इस घटना का क्या किया, खुलासा किया। इस घटना का खुलासा किया। खुलासा करने के बाद अमेरिका का बुरा जो है पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, इसे क्या करते हैं, माइली गाँव की घटना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया। साइमन कमीशन का गठन आखिर क्यों किया गया, और भारतीयों ने इसका विरोध किया गया। भारत के जो लोग हैं इसका विरोध क्यों किया। ठीक है, तो समझिए, कहेंगे कि 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में 1919
19 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग आएगा जो इस चीज़ की जांच करेगा कि अधिनियम में क्या क्या चीज़ परिवर्तन करना है और क्या क्या चीज़ नहीं करना है। समझिए, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा जिसमें यह देखा जाएगा कि अधिनियम में क्या परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन नहीं करना है। इसमें टोटल यानी साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और 7 का 7 सदस्य जो है, 7 सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, यानी भारत के नहीं थे। इसीलिए भारत के लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया, और भारत के लोगों ने काला झंडा दिखाकर इसका स्वागत किया। उसका जो है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया और इसका जो है विरोध किया गया। ठीक है, क्या बोलेंगे कि 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग बनेगा जिसमें यह चीज़ यानी इस बात को विचारा जाएगा कि अधिनियम में क्या परिवर्तन करना, क्या परिवर्तन नहीं करना। इसमें कुल 7 गो सदस्य थे और 7 का 7 सदस्य जो है यानी ब्रिटिश के थे, यानी भारतीय नहीं थे। इसलिए भारत के लोगों ने इसका क्या कर दिया? विरोध किया और काला झंडा दिखाकर इसका स्वागत किया। उसके बाद बोला साइमन कमीशन वापस जाओ का भी नारा लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने यानी गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध में, किस व्यवस्था के विरुद्ध में किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? यानी गांधी जी ने जब चंपारण गए तो किसानों को किस विरुद्ध के लिए यानी किस संघर्ष के लिए, किसके विरुद्ध के लिए उन्होंने संघर्ष करवाया? तो कहेंगे गांधी जी ने चंपारण में तीन कठिया पद्धति के विरोध में, कौन पद्धति? तीन कठिया पद्धति के विरोध में किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी किसानों को बताया कि तुम्हारे साथ जो ये तीन कठिया पद्धति जो तुम पर लाद दिया गया है कि अपने जमीन के 3/20 हिस्से पर तुमको नील की खेती करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध तुम लोग आवाज़ उठाओ, तुम सभी लोग मिलकर क्या करो? एक सत्याग्रह चलाओ। ठीक है, इसीलिए इसके लिए जो है महात्मा गांधी सबको क्या किए? प्रेरित किए, प्रेरणा दी है कि तीन कठिया पद्धति जो लाद दिया गया है इसके विरुद्ध में तुम लोग लड़ो। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी लोगों को प्रेरणा दे रहे थे इसके बारे में। ठीक है, तो बोलेंगे गांधी जी ने चंपारण में तीन कठिया व्यवस्था के विरुद्ध में, तीन कठिया व्यवस्था के विरुद्ध में किसानों को संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे। ठीक है, तीन कठिया का मतलब होता है अपने जमीन के 3/20 हिस्से पर वह नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया? यानी गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों दिया? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका महात्मा गांधी ने साथ